अंडे को। तो अब देखो इस अंडे का जो वेट है वो आया है 58 ग्राम। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये बैठे हैं हमारा 59 ग्राम, यानी कि अब, और जब अंडे के अंदर से जब चूजा बाहर निकलता है, यानी कि जो, तो उसके अंदर कम से कम इतनी जान तो होगी वो उस ऊपर के कवच को तोड़े। किसी सब्जी की दुकान पर जाकर मत कहियो कि भाई हमने एक AMU अनार दे दे, तो उसके समझ में नहीं आओगी, वहाँ पे हमने किलो ही कहना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो वही है बाइंडिंग एनर्जी। साइंस के अंदर डेफिनेशन दी जाती है कि कोई पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन दो, देखो नाम तो से बांध रखी है, लेकिन पढ़ा रहा हूँ तोड़ो उसको। मैंने ये बनाया, समझो। देखो अंडा, अंडा बराबर न्यूक्लियस, ये सब समझाने के लिए, आपके दिमाग में एक तस्वीर बनाने के लिए, ठीक है। 59 ग्राम। तो वो 1 ग्राम मास कहाँ चला गया? वो जो मास था 1 ग्राम, वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। और उस एनर्जी का नाम होगा बाइंडिंग एनर्जी। तभी तो मास डिफेक्ट बनेगा। यह देखो 35, 28, 899। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज का हमारा जो काम है वो है व्हाट इज़ द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है उसको हम सीखेंगे। बाइंडिंग का मतलब सीखेंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा था कि हमने एक अंडा लिया है और अंडे को हमने पहले पूरे अंडे को तोलना है। तो उस अंडे का जो मास आया था वो था 58 ग्राम। फिर उसके बाद वो अंडा जिन चीज़ों से मिल के बनाया उनको हमने सब ने अलग अलग कर दिया और सभी चीज़ों को तोला, तो उसका मास आया 59 ग्राम। तो वो 1 ग्राम मास कहाँ चला गया? वो जो मास था 1 ग्राम, वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। और उस एनर्जी का नाम होगा बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग का मतलब बांधना। तो वो जो 1 ग्राम मास हमारा कम हुआ है, जो पूरा अंडा बनाया है, तो 1 ग्राम मास जो था ना वो उसको बांधने में खर्च हो गई। वो 1 ग्राम मास की क्या बनेगी? एनर्जी। और वो उस एनर्जी को हम जो है उसका नाम बाइंडिंग एनर्जी। और उसने उस अंडे को बांध के रखा हुआ है। जैसे हम कहेंगे अपनी बुक बाइंड करवानी थी, तो बुक बाइंड होगी तो क्या होगा? उसके सारे पन्ने बंध जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो इसी तरह ही आज का जो हमारा जो काम है वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, कि न्यूक्लियस को कौन बांध के रखे हुए है उसको हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अब देखो इसको समझेंगे, उससे पहले हमें आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको थोड़ा समझेंगे। वो कहती है कि भाई जो मास है ना, मास, वो देखो E इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 इंटू C की 4। डियर स्टूडेंट्स, ये है असली इसकी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जो m0 है, m0 इज़ द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, और रेस्ट मास फोटोन का होता है 0। उसको भी मैं अभी सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो फोटोन का जो रेस्ट मास है वो जब 0 रखेंगे तो ये तो बन जाएगी 0, क्योंकि जब भी हम कहें ना आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, तो आप कहते हो सर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर होते हैं। आप हमें ये क्या समझा रहे हो? ये आखिर में यही बनेगा। तो इसके जगह 0 रखो। और मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। हम यहाँ पे लाइट की बात करेंगे, रेडिएशन की बात करेंगे, तो वो हमने C लिखना है, वहाँ पे हमने वेलोसिटी नहीं लिखनी है। कार, ट्रक, बस होता तो वहाँ पे भी लिखते हैं। तो अब भाई देखो ये हो गया हमारा E इज इक्वल टू P स्क्वायर, यानी कि M स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर किसके बराबर आएगा? इसके बराबर। और C स्क्वायर तो हमारा है ही, प्लस ये 0 हो ही चुकी, प्लस 0 अंडर द रूट। ये बन गया हमारा M स्क्वायर इंटू C की 4। और इसको सोल्व करोगे तो M स्क्वायर का तो M बन जाएगा और 4 का 2 बन जाएगा। तो ये थी हमारी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को समझ जब आएगी जब हम इसको समझेंगे। तो इसके अंदर देखो मास जो है वो किसके बराबर आ गया? E/C स्क्वायर, यानी कि जो मास है, मास जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो हमारा जो 1 ग्राम मास का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान नहीं हुआ है, वो कन्वर्ट हो गया है किस चीज़ में? बाइंडिंग एनर्जी में। उस अंडे को बांधने के अंदर खर्च हो गया है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, सेम चीज़ इसको हम लागू करेंगे हम
अपनी न्यूक्लियस के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये बनाया समझो, देखो अंडा, अंडा बराबर न्यूक्लियस, ये सब समझाने के लिए, आपके दिमाग में एक तस्वीर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अंडे के अंदर क्या होते हैं, सफ़ेद भाग और पीला भाग, तो इसी तरह ही मैं न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इनकी संख्या अलग अलग होती है। तो किसी भी न्यूक्लियस को हम जर्नली ऐसे लिखेंगे, उसको मैं एक अलग कलर से यूज़ करता हूँ। न्यूक्लियस का जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो उसको हम लिखेंगे XZA। Z क्या है, Z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, इसमें से घटा देंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, A - Z, प्रोटॉन कितने होते हैं, Z, ठीक है। जैसे कोई थारे से पूछा भी अंडे में पीला वाला भाग कितना होता है, अंडे में जो पीला वाला भाग है वो एक ही है, और सफ़ेद वाला भाग कितना है, एक ही है, ठीक है। जैसे उनकी संख्या होती है ऐसे ही हमारे भी इनकी संख्या ऐसे निकाली जाती है। अच्छा, मान के चलो कि जो न्यूट्रॉन है इसका मास मैं लिख दूँ Mn, जो प्रोटॉन है इसका मास लिख दूँ Mp, ठीक है भाई। तो टोटल इनका निकालो, जैसे हमारा ये 59 आया था ना, ऐसे ही इसका निकालेंगे हम। तो देखो भाई, उनकी संख्या, ये तो उनके नंबर हैं, और गुणा मास, तो इसको ऐसे लिखूँ प्लस ये। तो अब जो न्यूक्लियस है वो इनसे ही मिल के बनी है ऊपर, तो इन सब को देखो ऐसे लिखेंगे ZMP प्लस A - Z इंटू Mn, ये इसका मास, ये तो हो गया इतना हिस्सा। इन दोनों को मिला के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को मिला के हम एक नया नाम भी देते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये तो होगा मास ऑफ न्यूक्लियंस, यानी कि 59 ग्राम। और अंडे, ये न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस का मास को मैं ऐसे लिख दूँ -Mn, बड़ा M और बड़ा N लिख देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट, यानी कि हमारे पास मास आ गया अब, ठीक है। इस मास को अगर हम c² से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, एनर्जी, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। तो इस मास डिफेक्ट को हम डेल्टा M से भी लिख सकते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ गए। डेल्टा M = मास डिफेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी निकलवाओ भाई, तो एनर्जी का फार्मूला होगा, जैसे यहाँ पे देख लो, E = mc² थी, होगी E = डेल्टा mc²। तो E = अब मैं इसको एनर्जी के बजाय इसको एक स्पेशल नाम देता हूँ, क्योंकि विशेषण लगाऊंगा, ये सिंपल एनर्जी नहीं, इसका आगे एक विशेषण लगा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी। तो हम कहो तो भाई इसमें BE लिख दूँ, बाइंडिंग एनर्जी = डेल्टा M इंटू c²। और अब आगे हमारी देखो, डेल्टा M का मान ये रहा, इसको c² से गुणा कर देते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी का उत्तर आएगा डेल्टा M ZMP प्लस A - Z A - Z इंटू Mn। देखो छोटा n लिखना है, n का मतलब न्यूट्रॉन, ब्रैकेट बंद, यानी कि ये क्या चीज़ है, ये जो अंडे का सफ़ेद भाग, पीला भाग, यानी कि वो है ये वाला न्यूट्रॉन प्रोटॉन का है भाई, बिल्कुल कंपेयर करके पढ़ाया। देखो आपको सरू में तोल के भी दिखाया है, -Mn इंटू, इस सारे को बड़ी ब्रैकेट बंद करके कितने से गुणा कर देंगे, c²। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया है एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी। और कोई नहीं कहना भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो, तो इसको मास नंबर से और भाग कर दो। मास नंबर को हम A नाम के अक्षर से लिखते हैं, तो वो आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हम A से और भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को एक्सप्रेशन आ गया है। तो आपको थोड़ा थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी समझ में आई होगी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस को बांध के रखती है, जो न्यूक्लियन को बांध के रखती है, उनको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का जन्मदाता कौन है, कि जो मास के अंदर जो डिफरेंस आता है, जैसे वो 1 ग्राम हमारे अंडे के अंदर गायब हो गया, तो वो 1 ग्राम कहाँ पे खर्च हुआ होगा, उस अंडे को बांधने में खर्च हुआ होगा। सेम वैसे ही दिमाग में फिल्म बनाओ कि शायद न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसा ही होता होगा, और हमने ये कर रखा है। अब बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन देंगे कि एनर्जी, देखो ये जो न्यूक्लियस है इसको कितनी एनर्जी दें कि ये टूट जाए, ठीक है, इसके न्यूक्लियन जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, अभी अच्छी तरह तुम उसको उतार लेना। तो इसकी जो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, उसको हमने 2 अलग अलग तरीके से लिखा है। देखो हमने दोनों पक्ष लिया है।
द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस में रहते हैं, ठीक है, इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। तो इसके अंदर हमने पक्ष लिया है तुम्हारा हमारा न्यूक्लियस का, ठीक है। हम न्यूक्लियस को तरफ देख रहे हैं कि हम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, पहले हमने न्यूक्लियस को देखा है, टू ब्रेक इनटू न्यूक्लियंस, ठीक है, कि उस न्यूक्लियस को तोड़ें हम न्यूक्लियंस में, तो वो जो एनर्जी चाहिए उसको हम कम से कम बाइंडिंग एनर्जी के बराबर तो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। जितनी बांध रखे उतनी जो एनर्जी हम दें तो वो उसी को हम बोलेंगे। जैसे बताऊँ साइंस के अंदर इनकी डेफिनेशन को हम बता, जैसे कोई पूछे भाई तुमसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मान लो कोई बॉडी है वो चल रही है, तो जो मोशन वाली एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी को नापोगे कैसे, तो इतनी ताकत लगाओ, इतनी एनर्जी लगाओ कि उसको रोको, तो जो रोकने में जो एनर्जी खर्च हुई है ना, तो उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ गई बात। या दूसरा, उसको रोक के फिर उतनी स्पीड पकड़वाओ अपनी ताकत लगा के, तो जब उतनी स्पीड पकड़ जाएगी तो जो हमारी ताकत थी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे साइंस के अंदर डेफिनेशन दी जाती है कि कोई पूछे कि बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन दो, देखो नाम तो से बांध रखी है लेकिन पढ़ा रहा हूँ तोड़ो उसको। देखो ये देखो, ठीक है, वो बॉडी चल रही थी लेकिन हम क्या कर रहे थे, उसको रोको, या रुकी हुई है तो चलाओ, यानी कि हमने दो उल्टा शब्द इस्तेमाल करना पड़ा है। तो ये थी बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन। आपने ये कहना था कि सर यहाँ तो फिर ब्रेक क्यों कर रहे हो, बांधने वाली है तो बांधना था ना, लेकिन साइंस के अंदर उल्टी बात बताई जाती है कि वो मोशन में है तो उसको रोको और रुकी हुई है तो उसको चलाओ, ठीक है। वो जो हम काम करेंगे वो काम एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी तरह ही बाइंडिंग एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, यानी कि जो बंधी हुई है ना उसको तोड़ो, तो जितनी हम ताकत देंगे तो पता चल जाएगा भाई इतनी से बंधी हुई थी। समझ में आ गई मेरी बात शायद। दूसरा, अब हम देखेंगे न्यूक्लियन का पक्ष। पहले हमने इसका पक्ष देखा, अब हम इसकी तरफ देखते हैं, यानी कि अब दूसरे हिसाब से हम डेफिनेशन बनाई है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री, देखो उल्टा शब्द यूज कर दिया ना भाई, न्यूक्लियस के अंदर उनको बांधे हुए हैं, यानी उनको कैद कर रखे हैं न्यूक्लियंस को। जैसे न्यूक्लियन का मतलब जो अंडा के अंदर जो सफ़ेद वाला भाग है, पीला वाला भाग है, उनको अंडे के ऊपर एक सफ़ेद कवच ने बांधे हुए हैं, उनको हम फ्री करना चाहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द न्यूक्लियंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि उस न्यूक्लियस में से कितनी एनर्जी दें ताकि वो फ्री हो जाएं, इज़ नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। दोनों की समझ में आ गई बात। तो ये बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैथ का जो काम हमने पीछे किया था उसको अपडेट करता हूँ। ये जो एटॉमिक मास होता है डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास होता है वो हमेशा AMU में होता है, ठीक है। जो एटम का मास होगा वो हम AMU में नामते हैं। AMU की फुल फॉर्म भी होती है एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम 1U भी कहते हैं, 1U, ठीक है। और 1U के अंदर इतने kg होते हैं, 1.67 गुना 10⁻27 kg, ठीक है। एटॉमिक मास इस चीज़ में नापी जाती है। जैसे लंबी दूरी किस में नापी जाती है, लाइट ईयर में, ठीक है, 1 लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और छोटी दूरी किस में नापते हैं हम, मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है। इसी तरह ही छोटा मास किस में नापा जाता है, किलो के अंदर, ठीक है। किसी सब्जी की दुकान पर जाकर मत कहियो कि भाई हमने 1 AMU अनार दे दे, तो उसके समझ में नहीं आओगी, वहाँ पे हमने किलो ही कहना पड़ेगा, ठीक है। और जब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात हो रही होगी तो आप ये मत कहना कि हमें 1 किलो एटम चाहिए, नहीं भाई, हमें 1 AMU एटम चाहिए। समझ में आ गई बात। तो 1 AMU जो है मास जो है ये सबसे छोटी यूनिट होती है मास की, इसमें नापी जाती है। अब सुनो, जो हमने निकाला था पर्सन था हमारा पीछे, M इज इक्वल टू MC², और मास की जगह हम जब ये रखेंगे तो ये आएगा हमारा 1.67 गुणा 10⁻27 गुणा C का मान कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका भी स्क्वायर करो तो ये उत्तर जो आएगा ना एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो ये उत्तर आएगा हमारा जूल में, ठीक है। और हमने बनानी है इसकी EV, छोटी एनर्जी को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है, ठीक है। तो एक इसका EV जब बनाओगे तो इसको इतने से भाग करना पड़ेगा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल से, ठीक है।
तो ये बन जाएगा, अब जूल से जूल कट जाएगा, ईवी में आ जाएगा उत्तर, ये आएगी ई इज इक्वल टू 931.5 MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको सोल्व करेंगे तब ये आ जाएगा। तो अब ध्यान दो, जब भी मास दे रखा हो AMU में तो उसको कितने से गुणा कर दोगे 931.5 MEV से, तो हमें क्या मिल जाएगी एनर्जी। ठीक है, ये सारा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो पर्सन अलग तोड़ के पूछ लेगी भाई एक AMU में इतने MU होते, सिद्ध करके दिखाओ, तो ये मैंने कर दिया भाई। ठीक है, और न्यूमेरिकल करेंगे तो AMU में दे रखा होगा, सीधा ही इतने से गुणा कर देनी है। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, समझ में आ गई है कि नहीं बात है। और ये देखो जो मैंने लिखा है इसमें और देख लो एक बार, 1 EV के अंदर होते हैं 1.6 × 10 की शक्ति -19 जूल। तुम कहोगे सर हमने एक ऐसा नंबर और भी देखा हुआ है, वे होता है भाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका मान होता है 1.6 × 10 की शक्ति -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, देखो डाटा सेम है लेकिन मैंने तो यहाँ जूल लिख रखा है, कभी कोई बालक के दिमाग में गलत फिल्म बन जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। ठीक, तो अब देखो इस जूल ना हटावाएंगे हम, तो एक जूल में बताओ कितना आया। एक इस जूल को इधर रख लो, इधर ले लो, 1 जूल बराबर, तो 1 EV बटे 1.6 × 10 की शक्ति -19 हुई कि नहीं हुई। तो जब आप इस 1 जूल नौरा से हटाओगे, 1 जूल नौरा से हटाओगे तो वो क्या लिखा जाएगा बताओ। 1 जूल न हटाओगे तो ऊपर तो लिखा जाएगा 1 EV और नीचे आ ही जाएगा। ठीक है, तो 1 जूल इसके बराबर है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, 10 की मेगा का मतलब 10 की शक्ति 6 प्लस की। तो ये था अपना इसकी एटॉमिक मास के बारे में बता दी। एटम का मास जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाता है, छोटी यूनिट होती है। डियर स्टूडेंट्स, जो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम बताते हैं आपको कि जब अंडे के अंदर से जब बच्चा बाहर निकलता है तो उस बच्चे के अंदर जब जान आ जाती है तो वो उस कवच को तोड़ता है। ठीक है, उस कवच को तोड़ के बाहर आता है, तो कम से कम वो जो अंदर जो बच्चा है, जो चूजा है, उसके अंदर इतनी तो ताकत होगी वो उस सफ़ेद कवच को तोड़ दे। ठीक है, जो सफ़ेद कवच जितनी जो ताकत है वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये समझाएंगे इसको। और अब देखो एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका। तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं हमारा, जो ये न्यूमेरिकल आते हैं ये स्पेशल आते हैं 3 मार्क्स के, इसी पर्सन के अंदर मैं इनको भी अपडेट करके दे रहा हूँ। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वो कहता है कि कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी निकलवा सकता है, पर न्यूक्लियन निकलवाए तो उसको 35 से भाग करेंगे। तो पहले स्टूडेंट्स देखते हैं, ये है मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 होता है, और 1.007825 और पीछे यू लिख रखा है, तो समझिए एटॉमिक मास यूनिट है। हमने खाली इनकी घटा करके आखिर में कितने से गुणा कर देनी है, 931.5 MEV से, अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और करो कार्रवाई शुरू। तो छठवाओ भाई, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं बताओ, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, ये है Z, इसकी तुलना कर लो ऐसे X ZA, तो Z होते नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये तो हो गया 17। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 35 में 17 गए, कितने बच गए 18। ठीक है, तो मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे, मास डिफेक्ट का फार्मूला डेल्टा M इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MN। ठीक है, ये रख देंगे इनके अंदर मान। Z का मान कितना है 17, MP का वो रख रखा है। देखो ये 7825 होता है, ये दिया हुआ मिलेगा, आप घबराने की जरूरत नहीं है, ना भी याद रहे तो भी न्यूमेरिकल के अंदर दिया पाओगा। तो न्यूमेरिकल में दे रखे 783, 1.00783 जमा A माइनस Z कितना निकाल दिया हमने, ये हो गया 18। MN का मान कितना दे रखा है 1.00866। बस इनमें तो 3 नंबर वो पता है किस नाम के मिलेंगे, कि इसका अंदर तुमने ईमानदारी तो काम करना है, यार फिर ही नहीं करनी है कि जैसे 17 एक के साथ गुणा हो तो 17 ही होगी, लेकिन नहीं भाई, तुमने एग्जैक्ट गुणा करनी है। माइनस इनकी संख्या थी 17, इनकी संख्या थी 18, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस बड़ा MN का। तो मास ऑफ न्यूक्लियस दे रखे है हमारे पास, वो है 34.98। मास ऑफ न्यूक्लियस है 34.98 U।
देखो वैसे हम क्लोरीन का पूछें तो आप हमेशा 35 बताया करो, 17Cl35 मैंने यहाँ लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है? जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास नापा जाता है ना, तो एक्चुअल में थोड़ा कम निकलता है। तो देखो वैसे आम बात होती तो हम 3498 की बजाय क्या लिख देता, 35 बताता ना भाई, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा डिवाइस है जो मास को बिल्कुल एग्जैक्ट नाप के दिखाता है, उससे निकलेगा 349800। तो यहाँ पे लिख दो 349800। इसने घटा लो, इसने घटाने के बाद कितना तो गुणा कर देंगे, इसने गुणा कर देंगे हम 931 थे। तो भाई इसने सॉल्व करवा हम, मैं आपको लाइव दिखा दूं। 17 गुणा 1.00 783। तो भाई उत्तर आया अपना ये 17.1331। ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला है 18 गुणा 1.00866 00866 दिखे सामने। इसका उत्तर आया है अपना 18.15588। ये लिख दिया भाई 18.15588। ठीक है। इन दोनों मान जोड़ेंगे, माइनस इसमें से 3498 कराएंगे, 34.98। ठीक है। तो इन और जुड़वा दो भाई, इन जोड़ रहे हैं हम प्लस करके, तो इनमें हम जोड़ेंगे, देखो प्लस करके जोड़ेंगे तो ये दबा दिया प्लस का निशान। इसमें आगे वाला जोड़ेंगे, वो जो आया था अपना 17.13,311। ठीक है, दिखे सामने। इन दोनों में जोड़ा। हाँ, तो तुम बताओ कम आओगे ज़्यादा होगा? ज़्यादा आना चाहिए, जब तो मास डिफेक्ट बनेगा। यह देखो 35/28/899। यह है जी 35.28/899 माइनस 34.98। अब ये घटाओ इसमें 34.98। अब कराएंगे माइनस 34.98। ये देख लो सामने सही लिखे थे ना। ठीक है। ईबीओ जो माड़ा होगा उसने गुणा कराएंगे 931 थे। यह है 0.30,899। ये आ गया भाई डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.30,899 और इसने गुणा कितना कर देंगे 931 थे। ये जो अपना उत्तर होगा ना, देखो हमने जो हमारा जो मास डिफेक्ट आया वो किस में आया है? एएमयू में। तो स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ, जब एएमयू में हो, यू में हो, तो उसको सीधा उत्तर निकालने के लिए कितने से गुणा कर देंगे? 931.5 से। तो इसको मैं कर रहा हूँ तो आपने यकीन हो गया होगा, गुणा 931.5, तो मेरा उत्तर आया है 287.824185 MeV। ठीक है भाई, ये मेरा जो उत्तर आया है ये मेरी बाइंडिंग एनर्जी आई है, ये खाली मेरी बाइंडिंग एनर्जी है, लेकिन मैंने निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसको मैं भाग कर दूंगा कितने से? इसको मैं भाग करूंगा मास नंबर से। इसका मास नंबर है कितना? 35। ये लो जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने बाइंडिंग एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जैसे बुक बाइंडिंग करते हैं हम, किसी चीज़ को बांध के रखना, लेकिन डेफिनेशन का हम हमेशा उल्टा काम देना है, उसको बांध के रखना है ना, तो उसको समझाओ तोड़ने से।
ठीक है, उस किसी को पकड़ रखा है तो उसको समझाओ, उसको आज़ाद करने से, फ्री करने से। और आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे हमने उसका मास जो है वो 1 ग्राम का अंतर आया था, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था, कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाने के लिए था कि ऐसा होता है। जैसे अंडे के अंदर 2 भाग होते हैं, पीला सफ़ेद, इसी तरह ही न्यूक्लियस के अंदर भी जो पार्टिकल्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, ठीक है। उनकी संख्या कैसे निकाली जाती है अच्छी तरह हमने सब बता दिए, तो ये समझ में आ गया होगा। और जब अंडे के अंदर से जब चूजा बाहर निकलता है, यानी कि जो, तो उसके अंदर कम से कम इतनी जान तो होगी वो उस ऊपर के कवच को तोड़े, समझ में आई बात। तो वही है बाइंडिंग एनर्जी। तो उम्मीद करता हूँ बाइंडिंग एनर्जी का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर एक ग्राफ बच गया इसका, उसको कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाएंगे। समझ में आ गया, थैंक्स।